जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, आप सभी को पता है डेली दोपहर को 3 बजे सामान्य ज्ञान की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की यदि बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, दोपहर को 3 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, हमने आपसे कहा था यदि आप लोग दोपहर को 3 बजे इन सभी क्लासेस को अटेंड करते हैं, आपको कोई समस्या नहीं होगी। बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए बहुत ही कंफर्टेबल फील करेंगे। यहाँ पर साथियों, आज के इस सेशन में जो है 40 सिलेक्टेड क्वेश्चंस को लिया गया है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए शुरुआत करते हैं। बिना किसी देरी के आप लोग अंत तक बने रहिएगा, हर एक सवाल का आंसर देते हुए चलिएगा और अंत में आप लोग बताइएगा कि आपने कितने सवालों को बिल्कुल करेक्ट किया है। तभी तो पता चलेगा कि आप लोगों की तैयारी कैसी हो रही है। सवाल नंबर पहला आप सभी की स्क्रीन पर लग चुका है, सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में नागरिकता से संबंधित प्रावधान किया गया है? सभी लोग प्रयास करें आंसर देने के लिए। साथियों, बात करें नागरिकता की तो ये प्रावधान जो है आप कह सकते हो सर अनुच्छेद 5 से 11 में वर्णित है। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। भाग 2 में याद रखिएगा साथियों, अगर आपसे भाग पूछे तो आप कहेंगे संविधान के भाग 2 में जो है और अनुच्छेद 5 से 11 के तहत इसका वर्णन किया गया है, नागरिकता का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। साथियों, यहाँ पर देखिएगा अनुच्छेद 36 से 51 दिया है। ये 36 से 51 के तहत क्या रखा गया है? आप कहोगे सर नीति निर्देशक सिद्धांत जो है आर्टिकल 36 से 51 के तहत रखा गया है भारतीय संविधान में। आइए अगला सवाल देखते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है? सभी लोग प्रयास करो आंसर देने के लिए। मौलिक अधिकार का वर्णन जो है भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? सभी लोग आंसर दो। साथियों, भाग 2 की यदि हम बात करें तो भाग 2 के अंतर्गत जो है नागरिकता संबंधित प्रावधान किया गया है। ठीक है, और भाग 4 के अंतर्गत दोस्तों नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान किया गया है जो कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान। ठीक है, और बात करें दोस्तों भाग 3 की, भाग 3 के अंदर जो है मौलिक अधिकार रखा गया है, तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बात करें दोस्तों भाग 5 की, तो भाग 5 के अंतर्गत क्या रखा गया है? आप कहोगे सर संघ सरकार के काम काज का वर्णन किया गया है। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मौलिक अधिकार का वर्णन भाग 3 के तहत किया गया है। ठीक है, भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक, अगला सवाल देखो। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? बताइए। चलिए आंसर देने का प्रयास करें। अभी हमने आपको दोस्तों बताया नीति निर्देशक तत्व जो है ये आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बात करें दोस्तों ब्रिटेन की, ब्रिटेन से जो है संसदीय संबंधित प्रणाली जो ली गई है ये ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। ठीक है, अमेरिका के संविधान की बात करें तो यहाँ से दोस्तों आप कह सकते हो सर मौलिक अधिकार हो गया और आपका न्यायपालिका संबंधित प्रावधान जो है, यानी जो न्यायपालिका है भारत में वर्तमान समय में, ये प्रावधान जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और मौलिक अधिकार का भी प्रावधान कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इन सभी पॉइंट को आप लोग याद रखें, क्वेश्चन के फॉर्म में ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला सवाल देख लो। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था? चलिए आंसर करें। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था? 1886 में, 1896 में, 1906 में, 1907 में। आप सभी लोग प्रयास करें आंसर देने के लिए। चलिएगा साथियों, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 1896 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है भाई, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में जो है गाया गया था 1896 में। अगला सवाल देख लो भाई। चलो सब लोग आंसर कर दो। मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन थी? चलो सभी का आंसर आना चाहिए। और एक बार सभी दोस्त सेशन को लाइक कर दें, आपके लिए बेहतर कंटेंट लाया जा रहा है, आपका कर्तव्य बनता है सेशन को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें। चलिएगा, मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला जो है कौन थी? आप कहोगे सर सुष्मिता सेन। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और ये जो है प्रतियोगिता कब जीती थी मिस यूनिवर्स का? आप कहोगे सर 1994 में। ठीक है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखो भाई। नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? बताओ, सभी का आंसर आना चाहिए। चलिएगा,
नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश के द्वारा करी गई थी? अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, स्वीडन और यहाँ पर आपका रूस दिया गया है। सब लोग आंसर करो। चलिए साथियों, नोबेल पुरस्कार की स्थापना जो है स्वीडन के द्वारा करी गई थी। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन वाले दोस्त राइट है। अगला सवाल देखो भाई, द गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए, द गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सभी का आंसर आना चाहिए इस प्रश्न के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है दोस्तों, पूछा गया है एग्जाम में। चलो साथियों, द गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक पुस्तक के राइटर कौन है, लेखिका कौन है? आप कह सकते हो सर सरोजनी नायडू है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। आओ अगला सवाल देख लेते हैं। चलो सब लोग आंसर कर दो। अकबरनामा पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए सभी का आंसर आना चाहिए इस सवाल के लिए। अबुल फजल, अब्दुल सम्मद, फैजी, इनमें से कोई नहीं। बताएं अकबरनामा पुस्तक के जो है राइटर कौन है? चलो भाई आंसर कर दो सब लोग। आप कहेंगे सर अबुल फजल, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। क्यों भाई? ए ऑप्शन आपका राइट है। अकबरनामा पुस्तक के राइटर कौन है? अबुल फजल है। ए ऑप्शन वाले दोस्त करेक्ट। अगला सवाल देख लो भाई। चलो आंसर करो। परम सुपर कंप्यूटर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? बताओ। सभी लोग अपना अपना आंसर छाप दो और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए, परम जो है दोस्तों ये एक प्रकार का आपका सुपर कंप्यूटर है और इसमें सवाल पूछता है कि ये किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। आप कहोगे सर 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर है। डी ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल राइट है। महत्वपूर्ण सवाल। अगला सवाल देखें। चलिए, भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कब किया गया था? चलो भाई सभी लोग अपना अपना आंसर छाप दो। सभी का आंसर आना चाहिए। सभी लोग प्रयास करें और इस सवाल पर आप लोग स्टार लगा लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में जो है जनगणना का कार्य जो है सर्वप्रथम कब किया गया? आप कहोगे सर 1872 में जो है पहली बार जनगणना होती है भारत में, 1872 में। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथियों एक सवाल और पूछता है कि भारत में जो है पहली बार पूर्ण जनगणना कब होती है? तब आप कहोगे सर 1881 में। ध्यान रखिएगा दोनों सवाल में डिफरेंस है। यहाँ पर आपसे अगर प्रश्न पूछे कि सबसे पहले जनगणना कब हुई थी, तब आप कहोगे 1872 में, लेकिन पूर्ण रूप से जो है जनगणना कब हुई थी तब आप कहोगे सर 1881 में। और किसके कार्यकाल में? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में जो है ये 1881 वाली जनगणना हुई थी। ठीक है भाई, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देख लो। चलो सभी लोग आंसर छापो अपना अपना। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? चलो सभी लोग अपना अपना आंसर छाप दो। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? चलिए, आप कहोगे सर सिक्किम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य तब आप कहोगे उत्तर प्रदेश है। ठीक है भाई, आपका यहाँ पर दोस्तों बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर आप देखोगे दोस्तों क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, आप कहोगे सर राजस्थान सबसे नंबर 1 पर है। पूछता है कभी कभी यूपी जो है किस स्थान पर आता है क्षेत्रफल के मामले में, आप कहोगे सर चौथे स्थान पर आता है। ठीक है भाई, चलिए आओ अगला सवाल देखते हैं। आंसर करें सब लोग। निम्नलिखित में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? गन्ना, कपास, गेहूं, इनमें से कोई नहीं। सभी लोग आप लोग आंसर करो। चलो भाई सभी का आंसर आना चाहिए इस प्रश्न के लिए। नकदी फसल जो है इसमें से जो है कौन सी नहीं है? चलिए सब लोग आंसर कर दो भाई। साथियों गन्ना हो गया आपका, कपास हो गया, चाय हो गया, ठीक है, कॉफ़ी हो गया, ये सभी दोस्तों क्या है आपकी, ये नकदी फसलों के अंतर्गत आती हैं। लेकिन गेहूं जो है ये आपका नकदी फसलों के अंतर्गत नहीं आता है। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देख लो भाई। चलो आंसर करो। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? चलो सभी लोग अपना अपना आंसर छापो भाई। चलिए लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलिएगा, कहना ना पड़े भाई। ठीक है, लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलो। जो भी साथी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लो। निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और यहाँ पर दिया है आपका पंजाब। आप कहोगे सर ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य जो है पश्चिम बंगाल है। बी ऑप्शन करेक्ट। अगला सवाल देख लो भाई। चलो, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है?
सभी लोग अपना अपना आंसर छाप दो। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान जो है कौन सा है? चलिए सब लोग आंसर कर दो भाई, सभी का आंसर आना चाहिए इस प्रश्न के लिए। चलिए साथियों, इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। साथियों, इसकी स्थापना कब होती है? आप कहोगे सर 1936 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। और इसे जो है पहले किस नाम से जाना जाता था? इसे दोस्तों पहले हैली नाम से जाना जाता था। क्या? हैली राष्ट्रीय उद्यान से इसको जो है जाना जाता था, ठीक है। लेकिन अब जो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान इसको बोला जाता है। और इसकी स्थापना कब होती है? 1936 में। और ये स्थित कहाँ पर है? आप कहोगे सर उत्तराखंड के नैनीताल जिले में जो है ये स्थित है। ठीक भाई, समझ गए? आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देख लो, सवाल नंबर 15। चलिए आंसर करें। किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर स्थित है? बताओ, किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर स्थित है? सभी का आंसर आना चाहिए। चलो भाई, यानी फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है कहां पर स्थित है? आप सभी का आंसर आना चाहिए। चलिए साथियों, याद रखिएगा उत्तराखंड के जो है आप कह सकते हो सर ये जो है उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। कहां पर? उत्तराखंड के जो है दोस्तों चमोली जिले में जो है स्थित है। क्या? वैली ऑफ फ्लावर, यानी आप कह सकते हो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। ए ऑप्शन करेक्ट। अगला सवाल देख लो भाई। चलो सब लोग आंसर छाप दो। गुप्त वंश के किस राजा को भारत का नेपोलियन कहा जाता था? सभी लोग अपना अपना आंसर छाप दो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिएगा, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था? पेपर में पूछा गया है और कई एंट्रेंस एग्जाम में आया है। आप कहोगे सर समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता था। अगला सवाल देख लो भाई, सब लोग आंसर करो। निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो की खोजकर्ता कौन थे? चलिए भाई, सभी लोग अपना अपना आंसर कर दे भाई फटाफट स्पीड के साथ। चलिए, आप कहोगे सर राखलदास बनर्जी यानी आरडी बनर्जी, ठीक है। आपका ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और इसकी खोज दोस्तों कब करी गई थी? 1921 में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देख लो भाई। एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बताओ, एशियाई विकास बैंक एडीबी का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है? बीजिंग चीन, मनीला फिलीपींस, जकार्ता इंडोनेशिया, इनमें से कोई नहीं। सभी लोग आंसर दे दो। चलो भाई, आप कहोगे सर फिलीपींस की राजधानी मनीला में जो है एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी का मुख्यालय स्थित है। आपका दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल देख लो, सब लोग आंसर छाप दो। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बताओ, सभी लोग आंसर करो। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है? चलिए, यानी आईओसी, क्या बोलते हैं इसको दोस्तों? आईओसी का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है? ये दोस्तों आपका स्विट्जरलैंड में स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देख लो भाई, आंसर करो सब लोग। खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सभी का आंसर आना चाहिए। पेरिस, मनीला, रोम और बीजिंग, चार ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। चलिए, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है? आप कहोगे सर रोम में, ठीक है। रोम कहाँ पर है दोस्तों? इटली में। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट। अगला सवाल देख लो भाई। चलिए, सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सब लोग आंसर छाप दो। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ढाका, काठमांडू, नई दिल्ली, इस्लामाबाद। बताओ, सभी दोस्त आंसर करें। चलो, आप कहोगे सर ये तो सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। सार्क का मुख्यालय जो है आपका काठमांडू में स्थित है। और साथियों, इस सवाल पर जो है आप लोग स्टार लगा लो, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है। चलिए, विकल्प आपका दोस्तों यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट है। काठमांडू में जो है सार्क का मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। और दोस्तों, सार्क की स्थापना कब होती है? आप कहोगे सर 8 दिसंबर 1985 को जो है ढाका में इसकी स्थापना होती है। तो बी ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट होंगे। आओ अगला सवाल देख लेते हैं। चलो सब लोग आंसर छाप दो।
स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी, बताओ। स्वराज पार्टी की स्थापना जो है किसके द्वारा करी गई थी, महत्वपूर्ण सवाल है। चलो भाई, चलिए, स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी, सबका आंसर आना चाहिए इस प्रश्न के लिए। और भाई आप लोग लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलो, ठीक है दोस्तों, लाइक की संख्या जो है बढ़ती रहनी चाहिए। चलिए भाई, आप कहोगे सर चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो है 1 जनवरी 1923 को जो है स्वराज पार्टी की स्थापना करी गई। आपका ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल देख लो भाई, चलिए सब लोग आंसर दें। सवाल नंबर नेक्स्ट, रिंग फेंस नीति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, बताओ। सभी लोग अपना अपना आंसर छाप दो भाई, सभी का आंसर आना चाहिए। चलिए, सभी लोग प्रयास करो आंसर देने के लिए। चलिए भाई, रिंग फेंस नीति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, आप कहोगे सर वॉरेन हेस्टिंग से। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। आओ अगला सवाल देखते हैं भाई, चलो आंसर करो। गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था, चलिए आंसर कर दो सब लोग। चलो भाई, सभी लोग प्रयास करो आंसर देने के लिए। आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है भाई, बी ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर राइट। अगला सवाल देख लो भाई, प्लासी की लड़ाई जो है कब हुई थी, बताओ। चलो भाई, प्लासी की लड़ाई कब हुई थी और किसके किसके बीच हुई थी ये भी बताइएगा। चलिए भाई, सभी लोग आंसर देने का प्रयास करो, यहाँ पर देखते हैं किसका किसका आंसर आता है। चलो साथियों, याद रखिएगा प्लासी का युद्ध जो है होता है 23 जून 1757 को। कब, 23 जून 1757 को होता है। किसके किसके मध्य, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाओं के मध्य जो है हुआ था प्लासी का युद्ध। ठीक, अगला सवाल देख लो भाई, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन सा था, बताओ। चलो, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन सा था, सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। चलो भाई, असहयोग आंदोलन, आपका ए ऑप्शन दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है भाई। अगला सवाल देख लो भाई, चलो आंसर करो। निम्नलिखित में से कौन जो है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक में से एक हैं, बताइए। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, चलो भाई, किसके द्वारा दोस्तों स्थापना करी गई थी, सचिंद्र नाथ सान्याल और राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा। यहाँ पर देखिएगा आप, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, राम प्रसाद बिस्मिल। अगला सवाल, बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द कर दिया गया था, बताओ। बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द कर दिया गया था, साथियों आप सभी को पता है बंगाल का विभाजन कब हुआ था। 1905 में जो है बंगाल का विभाजन होता है और इसको रद्द कब कर दिया गया था, 1911 में है। कब, याद रखिएगा 1911 में जो है इसको रद्द कर दिया गया था। किसके द्वारा, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा जो है रद्द कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका थर्ड यहाँ पर राइट। ये है आपके सामने अगला सवाल, प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था, चलो सब लोग आंसर छापो। प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था, चलो भाई सभी लोग प्रयास करें। साथियों आप कहोगे यहाँ पर सर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में प्रारंभ हुई। कब, 16 अप्रैल 1853 में जो है, ठीक है, 16 अप्रैल 1853 में। अगला सवाल देख लो भाई, चलो आंसर छाप दो सभी लोग अपना अपना। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक द्वारा लिखा गया था, बताओ। युगांतर, बंगाली केसरी, अमृत बाजार पत्रिका, सभी लोग आंसर कर दो। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक द्वारा लिखा गया, आप कहोगे सर केसरी, ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। और ये किस भाषा में लिखा गया दोस्तों, ये जो है मराठी भाषा में लिखा
गया था। ठीक है, आओ अगला सवाल देख लेते हैं। महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था, बताओ। साथियों आप लोग याद रखिएगा, महात्मा गांधी का अहमदाबाद जो है मिल हड़ताल था। कब हुआ था मिल हड़ताल? अहमदाबाद में 1918 में जो है मिल हड़ताल हुआ था, और यही जो है औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित एक प्रमुख संघर्ष था। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। आओ अगला सवाल देख लेते हैं भाई। चलिए, भारतीय क्रांति की जननी किसे माना जाता है? चलो प्रयास करो, सब लोग आंसर दो। भारतीय क्रांति की जननी जो है किसे कहा जाता है? मैडम कामा, कस्तूरबा गांधी, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू को? बताओ, सब लोग आंसर छाप दो। आप कहोगे सर मैडम कामा को। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ए करेक्ट हो जाएगा। भारतीय क्रांति की जननी जो है मैडम कामा को कहा जाता है। मैडम भीकाजी रुस्तम कामा जो है इनका पूरा नाम है। अगला सवाल देख लो भाई। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? चलिए, कई बार ये क्वेश्चन करवाया गया है और सभी का आंसर आना चाहिए। चलो भाई, चलो भाई आंसर देने का प्रयास करो। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आप कहोगे सर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर बी बिल्कुल ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये है आपका अगला सवाल। शब्दपंथ निरपेक्ष को भारत के संविधान में कब जोड़ा गया था, बताओ। चलिए, या तो आपसे ऐसे से भी सवाल पूछ सकता है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। चलो, सब लोग प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए, और हमने शायद दोस्तों इसको बताया है आपको कई बार। ठीक है, चलिए साथियों याद रखिएगा, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था, और इसमें जो है आपके 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, तो यानी पंथ निरपेक्ष कह सकते हो या धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, आपका यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो 3 शब्द जोड़े गए थे, कौन कौन से? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। आओ अगला सवाल देखते हैं। भारतीय संविधान का भाग 4 जो है किससे संबंधित है, बताओ। भाग 4 जो है किससे संबंधित है? 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। आप सभी दोस्त आंसर छाप दो कमेंट बॉक्स में। चलो, भारतीय संविधान का भाग 4 जो है किससे संबंधित है? चलो भाई प्रयास करो। साथियों बात करें नागरिकता की, नागरिकता जो है आपका किस में है? भाग 2 के तहत है, और 5 से 11 अनुच्छेद। ठीक है, और यहाँ पर मौलिक कर्तव्य जो है 51A के तहत रखा गया है, और मौलिक अधिकार जो है दोस्तों 12 से 35 के तहत रखा गया है, अनुच्छेद 12 से 35 के तहत। और भाग 3 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है इसको दोस्तों आपका किसमें? भाग 4 के तहत 36 से 51 में जो है रखा गया है। ठीक है, तो इन सभी पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला सवाल देख लो भाई। चलिए आंसर करिएगा। संविधान के किस अनुसूची में पंचायत की शक्ति को शामिल किया गया है? चलिए, पंचायत की शक्ति को जो है किस अनुसूची में शामिल किया गया है? आंसर कर सकते हो आप लोग। चलिए, आप कहोगे सर अनुसूची 11 के तहत। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर ए बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल आंसर करें। सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार की याचिका जारी कर सकता है? चलो, सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार की जो है रिट जारी कर सकता है? आप लोग बता सकते हो, आंसर कर सकते हो। चलिए भाई, चलो भाई साथियों 5 प्रकार की जो है रिट जारी की जा सकती है। किसके द्वारा? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। कौन कौन सी? पहला आपका हो गया बंदी प्रत्यक्षीकरण, और दूसरा आपका होता है परमादेश, और तीसरा प्रतिषेध होता है, और चौथा कह सकते हो आप लोग उत्प्रेषण, और पांचवा जो होता है अधिकार परीक्षा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगला सवाल देख लो भाई। भारत के संविधान ने किस देश के संविधान से एकल नागरिकता और सरकार की संसदीय प्रणाली की विशेषता को ग्रहण किया है? बताओ, सब लोग आंसर करो। किस देश के संविधान से जो है एकल नागरिकता और सरकार की संसदीय प्रणाली की व्यवस्था ग्रहण करी गई है? चलो भाई छाप दो सब लोग अपना अपना आंसर। आप कहोगे सर ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर राइट। और ये है आपका अगला सवाल। भारत के संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 के तहत क्या रखा गया? अभी हमने आपको बताया था दोस्तों, इसके तहत जो है नागरिकता को रखा गया है। नागरिकता जो है भाग 2 के अंतर्गत आती है, तो बी ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल, और ये लास्ट सवाल है इस क्लास का दोस्तों। इस सवाल का आंसर आप लोग करिएगा। आप सभी को पता है
डेली क्लास में जो है लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप सभी से पूछा जाता है, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो अंत तक क्लास में बने रहते हैं। ठीक है भाई, चलिए आंसर देने का प्रयास करें। अस्थायी अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए थे भारतीय संविधान सभा के? ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को अस्थायी अध्यक्ष यहाँ पर पूछा गया है। सभी का आंसर आना चाहिए इस प्रश्न के लिए। जिसका आंसर सबसे पहले आएगा उसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। जो भी साथी भाई चैनल पर नए हैं चैनल से जुड़ जाएंगे, और भाई सेशन को लाइक करना आप लोग बिल्कुल मत भूलिएगा। लाइक की संख्या आप लोग एक बार बढ़ा दो। मैं लास्ट में जो है आपसे कह रहा हूँ, लाइक की संख्या आपकी बढ़नी चाहिए। देखिए इससे क्या होता है ना, हमें फ़ायदा होता है ना कुछ इसमें हमें प्रॉफिट होता है। बस ये होगा दोस्तों, थोड़ा सा यूट्यूब का एक एल्गोरिदम है कि जब आप लोग सेशन को लाइक करते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक ये क्लास पहुँचती है। ठीक है, आप सभी से विनम्र निवेदन है, आप लोग सेशन को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, और जो भी साथी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। अंत तक जो है, जब तक आपका परीक्षा नहीं हो जाता तब तक हम आपके साथ बने रहेंगे, वो भी बेहतर कंटेंट के साथ इसी तरीके से आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और रात को 8:30 बजे जो सामान्य हिंदी की स्पेशल लाइव क्लास होती है उसमें जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। 11:30 बजे जो क्लास होती है उसको जरूर आप लोग अटेंड करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप लोग अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।